हेलो फ्रेंड्स। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो हम जो अपनी वीडियो सीरीज स्टार श्री संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित उसमें से हमसे 7 वीडियो सीरीज कर चुके हैं। हमारी अगली वीडियो सीरीज होगी संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत। इससे पहले हमने जो 7 वीडियोज थी उनके अंतर्गत हमारी जो प्राचीन शिक्षण विद्या है, फिर उसके बाद नवीन शिक्षण विद्या है, फिर नवीन उपागम शिक्षण विद्या है और शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं कि अब तक हमने कितना टॉपिक है वो क्लियर कर लिए हैं और अपना जो सिलेबस है वह कितना भी शिक्षण विधियों से संबंधित कितना बाकी है। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारा संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित सिलेबस। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इसमें 3 यूनिट होती हैं हमारी। ये यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट सेकेंड और ये यूनिट थर्ड। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की होगी। तो टोटल हमारे शिक्षण विधियों से संबंधित कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने अब तक कितना कोर्स कर लिया है और हमें अभी आगे कितना करना है। तो आपको मैंने जो पिछले वीडियो हैं उनमें संस्कृत भाषा के शिक्षण विधियाँ आपको कंप्लीट करवा दी हैं और इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा से संबंधित जो सिद्धांत है उनको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको इससे आगे जो हमारी संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है उनके बारे में आपको बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हम लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है, आपको बताया हमें डिजिट में 2 लैंग्वेज लेनी होती है, जिसमें जो सेकंड लैंग्वेज है, जो हम भाषा द्वितीय के रूप में जिसको चुनते हैं, उसमें ही ये टॉपिक है। जो फर्स्ट लैंग्वेज, जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं भाषा के रूप में, उनको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इस टॉपिक को या तो आप इस टॉपिक को मैं सभी हमारे जो कोर्स होने के जो कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन में इसके संबंधित जो भी इसकी जो PDF होगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कि जो भी भाषा अगर आपने सेकंड लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज के रूप में आपने संस्कृत लिया, तो ही आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अन्यथा अगर आपने भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत लिया तो आपको ये संस्कृत शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। तो आपको पता चल गया अब तक मैंने आपको कितना पढ़ा दिया। संस्कृत शिक्षण विधियों को पढ़ा दिया और संस्कृत सूत्रों को भी मैंने पढ़ा दिया है। और इसके साथ ही आज इस वीडियो में हम कंप्लीट शिक्षण के जो सिद्धांत है उनको कर लेंगे। और ये जो संस्कृत शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन है ये हम लास्ट में करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, किसी भी भाषा शिक्षण की सफल बनाने के लिए, किसी भी भाषा शिक्षण को सफल बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण को सफल बनाने के लिए जो नियम होते हैं और वो क्या होते हैं? भाषा शिक्षण के आधार स्वरूप होते हैं। जो नियम संस्कृत भाषा शिक्षण को सफल बनाने के लिए बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? भाषा शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। लेकिन उनकी विशेषता होनी चाहिए कि वह जो नियम है वह शिक्षण के आधार स्वरूप हो। आधार स्वरूप होने का मतलब है जो कंप्लीट भाषा है वह उन शिक्षण सूत्रों पर आधारित हो। ठीक है, जो शिक्षण सिद्धांत हमने भाषा शिक्षण के लिए बनाए या फिर संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए जो सिद्धांत हमने बनाए हैं वह कंप्लीट रूप से उन नियमों का पालन करें जो उस भाषा में संबंधित है। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा शिक्षण की सफल बनाने के लिए जो नियम जो भाषा के आधार स्वरूप होते हैं, वह नियम कौन से नियम जो भाषा के होंगे? आधार स्वरूप होंगे, यानी कि पूरी जो भाषा है वह उन नियमों पर आधारित होगी। उनको एक आधार प्रदान करेंगे, भाषा को एक आधार प्रदान करेंगे वह नियम। उन्हीं को क्या कहते हैं? भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहते हैं। आप ये बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्येक जो भाषा होती है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, उर्दू है, प्रत्येक भाषा शिक्षण के सिद्धांत अलग अलग होंगे और ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रत्येक भाषा की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो हमें पता चल गया कि किसी भी भाषा शिक्षण को सफल बनाने के लिए जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं वह क्या होते हैं? उस भाषा की शिक्षण सिद्धांत कहलाते हैं। तो आगे है, संस्कृत भाषा शिक्षण की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसके सफलता के लिए बनाए गए नियम, यानी कि अगर हम संस्कृत भाषा शिक्षण को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए जो नियम बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहेंगे। अगर हम हिंदी भाषा को ध्यान में रखकर उसके प्रति जो नियम बना रहे हैं तो हम उसको हिंदी भाषा के शिक्षण सिद्धांत कहेंगे। और आपको पता है कि प्रत्येक भाषा के जो शिक्षण सिद्धांत है वो अलग अलग होते हैं। तो आगे है, भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुकरण करके ही भाषा को सरल
भाषा शिक्षण सिद्धांतों का अनुकरण करके ही भाषा शिक्षण को सरल सफल बनाया जा सकता है। जो भाषा शिक्षण के जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे उनका अनुसरण करके यानी कि उनको लागू करके ही जो भाषा शिक्षण की जो शिक्षण विद्या है, जो बच्चों को हम जिस प्रकार से हम बच्चों के सामने पेश करेंगे अपनी भाषा को, उसको क्या बनाया जा सकता है, अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है, अधिक सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुसरण करके यानी कि उनका पालन करके जो भाषा शिक्षण है उसको हम क्या बना सकते हैं, अधिक सफल बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन कौन से भाषा शिक्षणों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये कमेंट भी आ रहा था कि मैम आप तो हिंदी में पढ़ा रहे हो, जब बल्कि जो पेपर आएगा वो तो संस्कृत में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हमें हिंदी में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लैंग्वेज सिर्फ लगभग समान होती है। आपको समझ में आ जाएंगे कि वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है। जैसे कि आप पहला हमारा सिद्धांत है स्वाभाविकता या सिद्धांत। तो आपसे अगर आपको मैंने ऐसे बता दिया कि स्वाभाविकता का सिद्धांत और आपके अगर एग्जाम में स्वाभाविकता या सिद्धांत आ गया तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमें स्वाभाविकता के सिद्धांत के बारे में पूछा गया। तो मैंने यहाँ पर अपने जो भी जितने भी शिक्षण सिद्धांत हैं उनको संस्कृत में लिखा हो और आगे मैंने इनको हिंदी में बताया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि आपसे पूछ लिया भावात्मक अभिव्यक्ति, मैंने आपको बता दिया कि भावात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत। अगर आपसे संस्कृत में ऐसे पूछ लिया कि भावात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इसमें इसके अंतर्गत हमसे क्या पूछा गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत है उनको पढ़ना। तो हमारा फर्स्ट शिक्षण सिद्धांत होगा स्वाभाविकता है शिक्षण सिद्धांत। उसके बाद हमारा शिक्षण सिद्धांत होगा क्रियाशीलता है शिक्षण सिद्धांत। उसके बाद हमारा शिक्षण सिद्धांत होगा तीसरे नंबर का मौखिक कार्य शिक्षण सिद्धांत, रुचि शिक्षण सिद्धांत, अनुपात क्रमयोग शिक्षण सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताएं है शिक्षण सिद्धांत, समवाय शिक्षण सिद्धांत, उद्देश्य चयन विभाजन से च शिक्षण सिद्धांत। यहाँ पे च है वो गलती से मिस प्रिंट हो गया, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना है। लेकिन यहाँ पे है उद्देश्य चयन से विभाजन से च शिक्षण सिद्धांत। च यानी और बहुमुखी सिद्धांत है। आगे हमारा होगा भावात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत है और लास्ट का हमारा होगा अनुकरण से सिद्धांत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम टोटल कितने शिक्षण सिद्धांतों को बारे में अध्ययन करेंगे, 10 शिक्षण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे अधिक भी शिक्षण सिद्धांत होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में ही इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला शिक्षण सिद्धांत है स्वाभाविकता या शिक्षण सिद्धांत। तो आपको इससे नाम से पता चल गया होगा, और आपने जो पीछे वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो हमारी प्रत्यक्ष विधि थी उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि स्वाभाविक रूप से सीखना क्या होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ स्वाभाविकता है शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत क्या है और स्वाभाविक रूप से सीखना क्या होता है। स्वाभाविक रूप से सीखना वह होता है जिसके पारिवारिक माहौल में एक बच्चा जिस प्रकार से हम बोलचाल उसके सामने यूज करते हैं। जैसे कि एक बच्चा पैदा होने के बाद अपने आप वह जिस भी माहौल में रहता है, जिस भी प्रकार का उसके चारों ओर का जो वातावरण होता है उसमें जिस प्रकार की भाषा सीखी जाती है, वह बिना व्याकरण के ज्ञान के वह अपने आप सीख जाता है, वह स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, वह प्राकृतिक रूप से उसे सीख जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक सिद्धांत कौन सा है, तो आपको ये याद होना चाहिए जो प्राकृतिक सिद्धांत और स्वाभाविकता है सिद्धांत ये दोनों एक ही होते हैं। या तो मैंने इसको आगे लिख दिया होगा, अगर नहीं लिखा तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक सिद्धांत है वह भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा स्वाभाविक रूप से सीखना क्या होता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम बच्चे को जो भाषा सिखाते हैं वही क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से सीखना होते हैं। आप इस एग्जाम्पल से याद रखें कि बच्चा जन्म के बाद जिस प्रकार का माहौल उससे मिलता है, जिस प्रकार की भाषा वह सीखता है, उसी के अनुसार वह अपने जो भाषा है वह बोलने लग जाता है, वह क्या स्वाभाविक रूप से सीखना है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो स्वाभाविकता का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। तो मैंने आपको बता दिया कि स्वाभाविक रूप से सीखना क्या होता है। घर के वातावरण में बच्चा होता है वह बिना किसी दबाव के जो उसके परिजनों की भाषा होती है वह उसे धीरे धीरे सीख जाता है, और बिना हम उसे किसी भी व्याकरण का ज्ञान दिए उसे हम सिखा देते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से इसे समझना हो तो जो हमारी प्रत्यक्ष विधि थी उसके अंतर्गत आप इसे समझ सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आगे है जब बालक घर में भाषा को सीखता है तो वह भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है।
अर्थात उस भाषा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं और वह उन सब की बातों को सुनकर बिना किसी व्याकरण के ज्ञान के सहज रूप से ही भाषा को सीख लेता। तो मैंने आपको बताया कि जो उसके आसपास जो लोग रहेंगे उनसे वह उससे सहज रूप से उस भाषा को सीख लेगा। और आगे है कि वह किस क्रम में भाषा को सीखेगा। स्वाभाविक रूप से तो वह भाषा को सिखाएगा, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि बच्चा किस क्रम में भाषा को सीखता है, और ये जब भाषा कौशलों से संबंधित जो सिद्धांत है उनको हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, जो भी भाषा उसके सामने बोल जाएगी या फिर जो भी बातें हम उसके सामने जो बोलेंगे तो वह सबसे पहले उसका क्या करेगा, सुनेगा। अब आप आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, बच्चा लगभग 11 महीने या फिर 12 महीने का होता है तो सबसे पहले वह एक सार्थक शब्द बोलता है या फिर वह किसी वर्ण को बोलता है। तो आपको पता है कि वह इससे पहले क्या कर रहा था, 8-9 महीने वह उन शब्दों को सुन रहा था। तो सबसे पहले वह किसका कार्य करता है, श्रवण का कार्य करता है। और श्रवण के कार्य के बाद वह भाषण का कार्य करेगा, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद वह बोलेगा, उसके बाद वह पढ़ेगा, उसके बाद वह लिखेगा। ये एक निश्चित क्रम होता है कि जो भी भाषा बच्चे को सिखाई जाती है वह इसी क्रम में सिखाई जाएगी। और ये जो क्रम है इससे संबंधित हमारे एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, क्या 2 पूछें, या तो इनसे इनके क्रम से संबंधित पूछ लिया कि इनका सही क्रम कौन सा है, या फिर जो तीसरा नंबर का है वो कौन सा है, सबसे पहले बच्चा कौन सा सीखेगा। एक मारिया मोंटेसरी, ये मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा। मारिया मोंटेसरी है जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है मारिया मोंटेसरी, उन्होंने ये बताया कि बच्चा पढ़ने से पहले क्या करेगा, लेखन का कार्य करेगा। तो एक अपवाद स्वरूप मान सकते हैं, अलग से मान लो। तो यह आप साइकोलॉजी में पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने एक ये ऐसे इकलौते ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि बच्चा पढ़ने से पहले लेखन का कार्य करता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि बच्चा पढ़ेगा पहले और उसके बाद लिखना वह सीखेगा। तो आपको पता चल गया कि स्वाभाविकता किस क्रम में भाषा सीखेगा बच्चा। पहले वह सबसे पहले भाषा को सुनेगा, उसके बाद में वह बोलेगा, उसके बाद में उससे पढ़ेगा और उसके बाद में वह लेखन कार्य करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आए। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे से आगे वीडियो बनाने का। तो आगे हम देखते हैं स्वाभाविकता सिद्धांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड है अध्यापक संस्कृत भाषा में व्यवहार करेगा। आपको मैंने प्रत्यक्ष विधि में बताया था कि जो भी भाषा हमें बच्चे को सिखानी होती है, जैसे कि आप वहाँ प्रत्यक्ष विधियों को छोड़िए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपने परिवार का वातावरण बताती हूँ। हमें जो भाषा बच्चे को सिखानी होती है हम उसी भाषा में बच्चे से बात करते हैं। अगर आपको संस्कृत भाषा बच्चे को सिखानी है तो आप संस्कृत भाषा ही यूज में लेंगे, और कोई सी भी भाषा उसके सामने मतलब जितने समय आप उससे बातें करोगे या फिर उससे पाठ पढ़ाओगे या फिर उससे वार्तालाप करोगे तो वो सब किस भाषा में होंगे, संस्कृत भाषा होंगे। तो उसके जो वातावरण होगा वह कौन से भाषा से संबंधित दिया जाएगा, जो भाषा हम उसे पढ़ाना चाहते हैं उससे संबंधित। तो आप समझ के हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके अंतर्गत स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। दूसरी है कि अध्यापक संस्कृत भाषा में व्यवहार करेगा, संस्कृत में वातावरण उसे उपलब्ध करवाएगा जिससे कि वह आसानी से अपनी भाषा को सीख सके। ठीक है, तो हमारा अगला हमारा सिद्धांत है संस्कृत श्लोक व बाल गीतों का आयोजन हो। क्योंकि बच्चे संस्कृत श्लोक या फिर बाल गीतों में अधिक से अधिक रुचि दिखाएंगे तो वह उस भाषा को बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। अगला जो 4th नंबर की महत्वपूर्ण बात है वह है कि शुद्ध उच्चारण के अभ्यास करवाए हैं। बच्चे को अधिक से अधिक शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। इसमें बालक को भय रहित व कृत्रिमता से रहित अधिगम कराते हैं। जो हमारी जो स्वाभाविक रूप से सीखना होता है उसमें बच्चा भय मुक्त होकर अपनी भाषा को सीखता है, और कृत्रिमता से रहित, यानी कृत्रिमता से रहित होने का मतलब है कि उसे बिना व्याकरण के ज्ञान के अगर वह पढ़ाया जाएगा। अगर हम बच्चे को व्याकरण का ज्ञान पहले देंगे और उसके बाद में उसे भाषा सिखाएंगे तो वह कृत्रिम रूप से हम उसे भाषा सिखा रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बच्चे को पहले किसी भी प्रकार के व्याकरण का ज्ञान बच्चे को नहीं दिया जाता और वह स्वाभाविक रूप से उसे सीखता। तो इसमें बच्चा भय रहित वातावरण मिलता है उसे, और कृत्रिमता से रहित वातावरण उसे मिलता है। तो अगला हमारा पॉइंट है महत्वपूर्ण श्लोक व सूक्तियों को कक्षा में लगाएं, जिससे कि बच्चा उनके प्रति रुचि बना सके, उनके प्रति एक समझ बना सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि संभाषण शिविरों का आयोजन करें, जिससे कि बच्चे में भाषण से संबंधित अभिरुचि उत्पन्न हो। तो
अब तक हमने हमारा एक पहला शिक्षण सिद्धांत कर लिया है, कौन सा? स्वाभाविक रूप से सीखने का सिद्धांत, स्वाभाविकता है सिद्धांत। तो अगला हमारा शिक्षण सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तो आपको पता होगा कि बच्चों की जिस भी विषय में अधिक रुचि होती है, हमें भी देख लो, हम जब पढ़ते हैं तो किसी भी विषय में जब हमारी अधिक रुचि होती है तो हम उसे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से उसे सीख जाते हैं। तो बच्चों को इस प्रकार से सिखाना चाहिए कि उसमें उस विषय के प्रति एक रुचि पैदा हो। तो आप सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि पिंसेट ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो रुचि का सिद्धांत है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो पिंसेट के द्वारा दिया गया द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि जिस विषय में बालक की रुचि होती है वह उस विषय को शीघ्रता से सीख लेता है। आपको मैंने बताया कि जिस विषय में हमारी या फिर जो भी बालक होगा उसकी रुचि होगी वह उसे अधिक शीघ्रता से सीख लेगा। तो हमें इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को उसके प्रति क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। अतः इस हेतु शिक्षक को दृश्य सर्वे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य सर्वे उपकरण कौन से होंगे? जिनसे बच्चा देख भी सके और सुन भी सके। जैसे कि आप वीडियो से अभी आप फोन से वीडियो देख रहे हो और सुन भी रहे हो, तो ये क्या है? दृश्य सर्वे उपकरण। और इनसे संबंधित भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अध्ययन भी हम वीडियो की जो हमारी 3rd यूनिट होगी उसके अंतर्गत करेंगे। तो बच्चों की रुचि बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दृश्य सर्वे उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। आगे हमारा पॉइंट है कथा विविधता प्रसंगों के माध्यम से शिक्षण कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कथा जब बच्चा सुनेगा तो उसके प्रति उसकी क्या होगी? रुचि उत्पन्न होगी। अगला पॉइंट है क्रीड़ा के माध्यम से शब्द धातु रूप का ज्ञान करवाएं। क्रीड़ा खेल के माध्यम से बच्चों को शब्द या फिर धातु रूप, जो हमारे शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं, उनका ज्ञान करवाया जाए। और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए। जो पूर्व ज्ञान होता है, जो बच्चा पहले से उसे पता है, उसको क्या करना चाहिए? नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए, जिससे कि बच्चे की उस ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो। अगर हम बिना उसके पूर्व ज्ञान को जाने उसे नवीन ज्ञान देते हैं तो बच्चे को वो सीखने में कठिनाई होती है, और जो आपका पढ़ाया हुआ होता है वह भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यर्थ चला जाता है। तो आपका सबसे पहले कर्तव्य ये होगा कि बच्चे को जब भी आप पढ़ाओ तो उसके पूर्व ज्ञान का आपको पता होना चाहिए कि बच्चे में इतना पूर्व ज्ञान है और मुझे अब आगे ये पढ़ाना है। आगे हमारा पॉइंट है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रिया यानी बच्चों को पाठ पढ़ाने के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सहस्वर वाचन आदि का आयोजन करवाना चाहिए। सहस्वर वाचन तो आपने देखा होगा कि जो पहली दूसरी क्लास होते हैं उनके अंतर्गत जो जोर से बच्चों को बुलवाया जाता है वह कौन सा होता है? एक साथ सारी क्लास एक साथ पहाड़े बोलती है, फिर जो भी हमारी वर्णमाला उनको बोलती है, तो वह क्या होता है? सहस्वर वचन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो हमने देखा रुचि के सिद्धांत में बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए। तो हमारा अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता या फिर अभ्यास का सिद्धांत। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु हमेशा क्रियाशीलता, प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो किसी भी भाषा या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हमें उसके प्रति क्रियाशील होगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हमें बार बार पढ़ना होगा, उसका लगातार हमें अभ्यास करना होगा। अगर हम बीच में उसे अभ्यास में नहीं लेंगे, या फिर अब देख सकते हैं कि रीट के एग्जाम आगे से खिसक चुके हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी जो डेली रूटीन की जो पढ़ाई है उसको वह रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? उनके थोड़े अभ्यास में क्या आएगी? रुकावट आएगी। जो अब तक उन्होंने पढ़ा है वो थोड़ा उनके माइंड से थोड़ा मतलब जितना उन्होंने अभी तक पढ़ा वो धीरे धीरे वो क्या होंगे? उसे भूल जाएंगे। तो हमें किसी भी भाषा में दक्ष होने के लिए उसका प्रति क्रियाशील होना पड़ता है, उसके अभ्यास करना पड़ता है, लगातार हमें अभ्यास करते रहना पड़ता है। लगातार हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें याद रहेंगी। तो अगला हमारा सिद्धांत हमने देख लिया कि इसके अंदर क्या होगा? किसी भाषा को में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें क्रियाशीलता, प्रयोग, अभ्यास की आवश्यकता होती है। आगे अगला पॉइंट है बालक करके सीखता है। बालक हमेशा क्या करके सीखता है, अतः बार बार कार्य को करवाना चाहिए। जितना बालक किसी कार्य को करेगा आप उसे मौखिक रूप से बताते हैं, उससे अधिक अगर आप उससे करवाएंगे, उसके कौशलों का, क्रियात्मक कौशल का आप जितना अधिक उपयोग करेंगे वह उस कार्य को क्या करेगा? उतना ही अधिक सरलता से सीख पाएगा। तो इसमें कि बालक करके सीखता है तो बार बार उससे कार्य करवाना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है कठिन शब्दों एवं ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। जो कठिन शब्द हैं
जो ध्वनियाँ हैं उनका हमें बार बार बच्चे से क्या कराना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे कि वह उसके लिए सरल बन जाए और उसके प्रति उसके मन में समझ बने, उसके माइंड में एक समझ बने। अगला हमारा पॉइंट है संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति। संस्कृत भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा तो वह उसके अभ्यास में आ जाएंगे और वह उसके प्रति क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा और अपने विचारों को भय मुक्त होकर प्रकट कर सकेगा। अगला हमारा पॉइंट है संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से बढ़ाना। बच्चे को अगर हमें संस्कृत भाषा सिखानी है तो हमें संस्कृत माध्यम से हम उसे पढ़ाएंगे तो वह उसे अधिक क्रियाशील व सक्रिय बना रहेगा। आगे है संस्कृत अनुच्छेदों का गति प्रवाह है शुद्धता पूर्वक जोर जोर से पढ़ाना। जो संस्कृत के जो अनुच्छेद हैं उनको गति पूर्वक जोर जोर से पढ़ाना, जिससे कि उनका अभ्यास हो और उनके प्रति उनकी रुचि उत्पन्न हो। हमारा अगला पॉइंट है मौन वाचन अभ्यास हेतु पतंजलि के 3 बिंदुओं का अनुसरण करवाना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पतंजलि ने जो मौन वाचन के लिए, मौन वाचन यानी मन ही मन में पढ़ना, जैसे कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो मन ही मन में पढ़ते हैं तो उसे बहुत ही ध्यान केंद्रित करके, सबसे अच्छा वाचन कौन सा होता है, मौन वाचन होता है, क्योंकि बच्चा इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय होता है और अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को वह काम में लेता है। तो मौन वाचन एक बहुत ही अच्छा वाचन होता है, बिना आवाज को बाहर निकाले, यानी मन ही मन में पढ़ना क्या होता है, मौन वाचन होता है। तो मौन वाचन के अभ्यास के लिए पतंजलि ने 3 बिंदु बताए, जो कि इस प्रकार है। हमारे पहली बिंदु है रुचि अर्थात रुचिपूर्वक अभ्यास। हमारे दूसरी बिंदु कौन से बताए पतंजलि ने, निरंतरता यानी सतत अभ्यास। और तीसरी है वैराग्य अर्थात अभ्यास के बाधक तत्वों से दूरी। इसमें पतंजलि ने बताया है कि इन 3 नियमों का बच्चे को अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले उसे रुचिपूर्वक अभ्यास करना चाहिए, उसमें जो भी वह पढ़ रहा है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए, फिर वह उसमें इस प्रकार से करे कि उसकी रुचि उत्पन्न हो जाए और निरंतर करेगा तो वह उसके कोई भी बात होगी वह उसके दिमाग में फिट बैठ जाएगी और वह उसे कभी भी भूल नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं निरंतर अभ्यास से एक साधारण जो मंद बुद्धि बालक होता है वह भी निरंतर अभ्यास करता है तो वह भी बहुत कुछ सीख जाता है। अगला हमारा है वैराग्य अर्थात जो अभ्यास में जो बाधा तत्व आते हैं उनसे दूर रहेंगे। तो हमारा क्रियाशीलता, अगला पॉइंट हमारा जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है थोंडाई का प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत एवं उससे प्रभावित तीनों सिद्धांतों के क्या है, आधारित है। थोंडाई के सिद्धांत आपको याद होंगे, जिसमें उन्होंने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत बताया। इसके अलावा उन्होंने 3 और अभ्यास का सिद्धांत भी उन्होंने बताया था, तत्परता का सिद्धांत भी उन्होंने बताया था। आपने मनोविज्ञान में थोंडाई के सिद्धांतों को पढ़ा होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत भी है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। इसके अंतर्गत थोंडाइक ने 3 सिद्धांत बताए थे। सबसे पहला सिद्धांत था प्रयत्न का सिद्धांत, दूसरा था तत्परता का सिद्धांत, तीसरा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसमें बिल्ली होती है, बिल्ली को थोंडाइक ने क्या मानना है, एक बहुत ही मंद प्राणी मानना है। तो बिल्ली क्या होती है, उसको एक जो पजल बॉक्स होता है उसमें बंद कर दिया जाता है और बार बार वह क्या करती है, अभ्यास करती है, फिर क्रिया करती है, तो लास्ट में उसका पैर एक बटन पे जाके खुलता है जिससे कि वह उसे भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो वो बार बार अभ्यास करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये जो बटन है वो यहाँ पर है और मुझे इसे क्लिक करना। तो जो स्टार्टिंग में उसे जितना प्रयास या फिर जितनी उसे क्रिया करनी पड़ती थी वो लास्ट में उसके प्रति क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है। तो यही क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि बच्चा जब बार बार अभ्यास करेगा तो वह उसके प्रति क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। तो हमारा अगला सिद्धांत होगा मौखिक कार्य सिद्धांत। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो जो इससे आगे के जो हमारे इस वीडियो में हमने 3 सिद्धांत कर लिए, आगे के जो हमारे 10 में से 6 सिद्धांत बच गए वो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपकी भी उसके प्रति रुचि नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम इससे अगले वाले वीडियो में जो हमारे बाकी के शिक्षण सिद्धांत है उनको कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।